Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले जो कल हमने कंसेप्ट्स पढ़े थे उनमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, पास्ट पेपर के क्वेश्चन के अलावा, क्योंकि पास्ट पेपर के क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। वैसे कोई कंसेप्ट में इशू हो तो पूछ लीजिए। जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये एक्सेप्शन है वो प्रोहिबिशन की। कल मेरा भाई क्लास में नहीं था क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब ये है, अगर डायरेक्टर्स ने कंपनी की गारंटी दी हो कि कंपनी लोन नहीं पे करती तो हम पर्सनली खुद लोन पे करेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्टर ने यह गारंटी दी हो और इस सिचुएशन में कंपनी अपना लोन पे ना कर सके तो बैंक किससे लोन निकलवाएगा? डायरेक्टर। अब डायरेक्टर्स ने जो लोन दिया बेसिकली डायरेक्टर्स का तो नहीं था, उन्होंने तो गारंटी दी थी सिर्फ। क्या डायरेक्टर का ये राइट है कि वो कंपनी से लोन की अमाउंट वापस ले? इसको कहते हैं इंडेमनीफाई करना। कंपनी विल इंडेमनीफाई डायरेक्टर्स। कंपनी विल इंडेमनीफाई डायरेक्टर्स। ठीक है, ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। कहता है इस सिचुएशन में डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट होगा इस ट्रांजैक्शन में, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मीटिंग में आने, डिस्कशन करने, वोट देने की इजाजत होगी। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। समझ आ गया पॉइंट में? जी, और की क्वेश्चन? नहीं, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारे सिलेबस में नहीं है। ये कहीं पे शायद एक आधा सिर्फ लफ्ज लिखा होगा। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सीफैप के सिलेबस में है। ठीक है, ये भी कंपनीज पे अप्लाई होता है, जैसे कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है वैसे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे अप्लाई होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। जी, और कोई क्वेश्चन? देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव का जो रिमूवल है ये चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, वो अगर डायरेक्टर है अलहदा से तो डायरेक्टर का स्टेटस उसका रहेगा वो। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहेगा। जी, और भी क्वेश्चन? चलिए पांच पेपर के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है 46। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ए जनरल नोटिस ऑफ इंटरेस्ट बाय अ डायरेक्टर? क्या प्रोसीजर है? रिटर्न फॉर्म में नोटिस देगा, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में नोटिस देगा, या तो पर्सनली खुद दे दे या अरेंजमेंट्स इंश्योर करे, ऐसी अरेंजमेंट्स करे कि उसका नोटिस मीटिंग में पढ़ा जाए, यानी किसी दूसरे के हाथ भिजवा दे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में उसका इंटरेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट जब मीटिंग में कंसीडर होगा, उस मीटिंग में हो सकता है डायरेक्टर्स खुद हो सकता है डायरेक्टर्स खुद ना हो। वो कौन सा केस है जिसमें डायरेक्टर्स मीटिंग में ही नहीं मौजूद होता? लिस्टेड कंपनी के केस में। ठीक है, तो उस केस में जाहिर है किसी के थ्रू भिजवाएगा, वरना वो खुद भी जा सकता है अनलिस्टेड के केस में। एंड व्हाट वुड सच ए जनरल नोटिस इंक्लूड? इस जनरल नोटिस में क्या इंक्लूड किया जाएगा, क्या शामिल किया जाएगा? कि आई एम इंटरेस्टेड, या मेरा ये रिलेशनशिप है इस कंपनी के साथ, फ्यूचर में जितनी भी ट्रांजैक्शन इस कंपनी के साथ की जाए मुझे उनमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर समझा जाए। ये एक नोटिस काफी हो जाएगा उस कंपनी की सारी ट्रांजैक्शन के साथ जो उस फाइनेंशियल ईयर में होने वाली है। 46 क्लियर है? ये आईकैप के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 139 था। नेक्स्ट 47 आईकैप के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 130। वैलिडिटी पीरियड यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में उसने रिक्वायर नहीं किया। 47 ब्रीफली एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस टू द फॉलोइंग प्रोविजंस एज स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2017। प्रोविजन कोई लंबी चौड़ी सी लिखी हुई है। इन a meeting of board of directors, no director shall take any part in the discussion of or vote on any contract or arrangements entered into or to be entered into by or on behalf of company. If he is in any way, whether directly or indirectly, concerned or interested in the contract or arrangement, nor shall his presence counted for purpose of forming a quorum at the time of any such discussion or vote, and if he does vote, his vote shall be void. एक्सेप्शन पूछ रहा है तो इसका मतलब है ये वही प्रोहिबिशन की, ये सारी उसने प्रोहिबिशन की बात की।
कि अगर कोई एक डायरेक्टर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है तो उसके ऊपर ये प्रोहिबिशन लगेगी। सारी बात उसने प्रोहिबिशन की। तो अब मुझे बताइए इसकी एक्सेप्शंस हैं कोई? बिल्कुल एक्सेप्शंस है, एक प्राइवेट कंपनी और एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। 48 ABC Limited, a listed company, is entering into a contract to purchase machinery worth ₹50 million from XYZ Private Limited, where the spouse of the chief executive of ABC Limited is also a director. Spouse of chief executive is also a director. Contract for purchase of said machinery is to be placed before the board of directors of the company for approval. State the relevant rules as given in Companies Act 2017 and describe the procedure which ABC Limited should follow while entering into contract. अब बताइए कौन सा रेलिवेंट रूल है इस सिचुएशन से रिलेटेड? डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट। क्वेश्चन में पता चल गया क्या ना? आप किस इंफॉर्मेशन से पता चला ये डायरेक्टर का इंटरेस्ट है? स्पाउस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है, उस कंपनी के साथ अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। रेलिवेंट प्रोविजन लिख दी हमने। इसके बाद कह रहा है बताइए एबीसी लिमिटेड को क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए। एबीसी लिमिटेड इंश्योर करेगी, लिस्टेड तो नहीं है, हाँ लिस्टेड कंपनी है, तो इंश्योर करेगी कि उस मीटिंग में जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस होना है उस मीटिंग में ये डायरेक्टर ही प्रेजेंट ना हो, उस मीटिंग में डायरेक्टर ही प्रेजेंट ना हो, यही इंश्योर करना है ना? हाँ जी बिल्कुल। B. Explain whether XYZ Private Limited company will have to follow and comply with the same rules as are applicable to ABC Limited. उसने भी यही रूल अप्लाई स्पाउस के लिए। गलत आ सकता है, बोलेगा नहीं, गलत। ये एक्सेप्शन प्राइवेट कंपनी है मेरे भाई, प्राइवेट के लिए तो कोई प्रोहिबिशन है ही नहीं। भूल गए? एक्सेप्शन थी ना दो, ये उनमें से एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन है, इसने रूल्स को फॉलो नहीं करना, प्राइवेट कंपनी है ना, पब्लिक कंपनी ने फॉलो करना है। नेक्स्ट 49 मैसर्स AK Limited is a renowned public limited company listed on Pakistan Stock Exchange. Mr. Farhan is one of the directors of the company which is in the process of awarding a major contract to Star Printers. Chief Executive Officer of Star Printer is spouse of Mr. Farhan. अब इस इंफॉर्मेशन से अंदाजा हो गया क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है? डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट। पता चल गया हमें डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट है। कीपिंग इन व्यू ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। पहला क्वेश्चन, इज मिस्टर फरहान रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज हिज रिलेशन विद सीईओ ऑफ स्टार प्रिंटर्स? डिस्कस। बिल्कुल लीगल प्रोविजन लिख देंगे और एंड में हम अपना जो रेलिवेंट आंसर देंगे वो ये कि बिल्कुल वो इंटरेस्टेड है, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। कंपनी हाँ प्राइवेट नहीं है। सेकंड, इफ मिस्टर फरहान इज इंटरेस्टेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिफोर इट्स डिस्कशन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, व्हेन वुड सच डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बी मेड? एट मीटिंग इन विच इट इज टू बी कंसिडर्ड। थर्ड के एंड में लिखा हुआ है अवॉर्डेड। अवॉर्डेड का लफ्ज काट दीजिए, उसकी जगह पे दो लफ्ज लिखिए। अवॉर्डेड का लफ्ज आखिरी लफ्ज काट दे। कंसीडर्ड फर्स्ट टाइम, कंसीडर्ड फर्स्ट टाइम, ये तीन लफ्ज लिखते हैं। लाइन बन जाएगी आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंसीडर्ड फर्स्ट टाइम। कह रहा है व्हेन विल मिस्टर फरहान डिस्क्लोज द इंटरेस्ट इफ हिज स्पाउस बिकम सीईओ ऑफ स्टार प्रिंटर्स आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंसीडर्ड फर्स्ट टाइम? एट वेरी नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है, एट वेरी नेक्स्ट मीटिंग। जी इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 46 से 49 तक समझ आ गया कैसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50। अल्फा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग इनकॉर्पोरेटेड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। फर्दर ATL has plans to have its stock listed on Pakistan Stock Exchange within a period of 1 year of its incorporation. वो कह रहा है कि जी हमने लिस्टिंग करवानी है विद इन 1 year ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसमें जो लफ्ज स्टॉक है इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब अकाउंटिंग में जो इन्वेंट्री होती है वो है?
इसको अंडरलाइन कीजिए, इसके साथ लिख ले शेयर्स। ठीक है, लॉ में शेयर्स को भी स्टॉक कहा जाता है। काउंटिंग में तो स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री होता है ना, लॉ में स्टॉक का मतलब शेयर्स भी होता है। Required, write a letter to the promoters of ATL on behalf of Best Financial Services who are their consultants, advising them about appointment authority and the terms of holding of office of first and subsequent chief executive. पहले फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव की बात करते हैं। फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन है, और टर्म ऑफ होल्डिंग ऑफिस क्या है, खा के ना मार। फर्स्ट एजीएम पीरियड। डायरेक्टर की टर्म में और चीफ एग्जेक्टिव की टर्म में यही तो फर्क है। डायरेक्टर की टर्म में वो कहता है 3 years यहाँ टिल फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे कहता है शॉर्टर पीरियड की भी ऑप्शन दिया है। सब्सिक्वेंट चीफ एग्जेक्टिव अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, डायरेक्टर्स, और टेन्योर क्या है इसका, हाँ जी बिल्कुल, टर्म्स ऑफ होल्डिंग ऑफिस का मतलब टेन्योर है, 3 years और शॉर्टर पीरियड। डायरेक्टर्स की टर्म का शॉर्टर पीरियड हो सकता है 3 साल से, किस केस में, लिमिटेड बाय गारंटी वाले केस में। 51 भाई 50 में कोई इश्यू तो नहीं है, इजी क्वेश्चन, सबसे सिंपल अपॉइंटमेंट अथॉरिटी और टेन्योर पूछा है फर्स्ट और सब्सिक्वेंट चीफ एग्जेक्टिव। ए, Mr. Zamir is the first chief executive of Rayan Industries Limited, a public company. The directors of the company are not satisfied with his performance. In view of the provisions of the company 2017, specify the terms of office of Mr. Zamir and explain how he can be removed before expiry of the above term. टर्म क्या नहीं, देखिए रिक्वायरमेंट, आप डायरेक्ट रिमूवल पे चले गए, रिक्वायरमेंट का पहला हिस्सा भूल गए। उसने कहा है पहले मुझे ये बताओ टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, 3 years, 3 years है शॉर्टर पीरियड, गलत गलत, फर्स्ट एजीएम तक और शॉर्टर पीरियड और शॉर्टर पीरियड। अच्छा मुझे बताइए, एक मिनट आगे चलने, रिमूवल की तरफ चलने से पहले अजीब सी बात है, फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव इसका टेन्योर कितना है, लेकिन सब्सिक्वेंट जो चीफ एग्जेक्टिव है वो एजीएम में तो नहीं अपॉइंट होता, वो तो होता है डायरेक्टर का इलेक्शन हुआ एजीएम में, उसके बाद विद इन 14 days। तो ये वाला चीफ एग्जेक्टिव एजीएम पे अगर रिटायर हो गया, अगला चीफ एग्जेक्टिव 10 दिन बाद अपॉइंट हुआ, 10 दिन तक मामला कौन संभालेगा, हाँ रिटायरिंग चीफ एग्जेक्टिव कंटिन्यू करता है, उसका राइट है, ये पढ़ा था हमने। चलिए अजीब सी बात मुझे लगी, मैंने कहा आपसे पूछ लूं, चलिए मेहरबानी आपकी, आगे चलते हैं जी। हाँ जी, विच रिस्ट, अच्छा ठीक है, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, 51। हाँ फिर कह रहा है हाउ ही कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ द अबव टर्म, कैन बी रिमूव्ड बाय डायरेक्टर्स with 3/4 majority or special resolution of members। 51 का बी पार्ट, describe the provisions of the Companies Act 2017 which restrict the chief executive of a public company from carrying on any business competing with the company's business। कहता है जरा पूरी प्रोविजन तो मुझे बता दो, तो क्या प्रोविजन थे, चीफ एग्जेक्टिव ऑफ ए, पहले टाइप ऑफ कंपनी बताएं, कोई टाइप ऑफ कंपनी थी कि किसी भी कंपनी, पब्लिक कंपनी, चीफ एग्जेक्टिव ऑफ ए पब्लिक कंपनी शैल नॉट इंगेज, इंगेज के साथ ब्रैकेट में इंगेज का मतलब क्या होता है, ओन भी नहीं करेगा मैनेज भी नहीं करेगा, ओन भी नहीं करेगा मैनेज भी नहीं करेगा, अच्छा खुद भी नहीं, स्पाउस भी नहीं, माइनर चाइल्ड भी नहीं, किस बिजनेस में, एनी बिजनेस, कंपीटिंग बिजनेस। अच्छा कंपीटिंग का क्या मतलब है, सेम नेचर का, ठीक है, जो इसका कंपीटिंग या इसकी सब्सिडरी कंपनी का कंपीटिंग हो, ऐसे ही है ना। कंपीटिंग बिजनेस में स्पाउस माइनर चाइल्ड शामिल है, पेरेंट शामिल है कि नहीं, यानी पेरेंट्स कंपीटिंग बिजनेस में एंगेज हो सकते हैं।
दो प्रोविजंस हैं, एक है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट वाली, उसमें भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों को कवर किया है, इनडायरेक्टली में रिलेशंस कवर किया है। एक है कंपेटिंग बिजनेस वाली, इसमें भी उसने रिलेशनशिप को कवर किया है। स्पाउस और माइनर चाइल्ड दोनों जगह पे है। पेरेंट किस प्रोविजन में है और किस में नहीं है? पहले वाला कौन सा है? हाँ, डिस्क्लोजर वाले में पेरेंट्स भी शामिल है, उनका भी इंटरेस्ट हो तो डिस्क्लोज करना है। जबकि जो रिस्ट्रिक्शन है कंपेटिंग बिजनेस की, इसमें पेरेंट शामिल नहीं है, मेजर चाइल्ड शामिल है, माइनर शामिल है, मेजर शामिल नहीं है। चलिए, ये वैसे एक दूसरा क्वेश्चन मेरे ज़हन में आया था, मैंने कहा रेलिवेंट ताकि वहां पे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। 52, explain the legal provisions of company Act 2017 for appointment of subsequent chief executive by directors within। क्या टेन्योर लिखने की जरूरत है इसमें? Explain the legal provisions for appointment of chief executive। लीगल प्रोविजंस कह रहा है, मेरा हाल है लिख दे तो बेहतर है। हाँ, मार्क्स के हिसाब से डिसाइड, 1-2 नंबर का हो तो इतना काफी है, 3 या 4 नंबर का हुआ तो फिर हम टेन्योर भी लिखेंगे। 53, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ए चीफ एग्जीक्यूटिव कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। गलत स्टेटमेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय शेयर होल्डर्स। अच्छा, ये भी गलत है। अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी गलत है। तो क्या हुआ? चीफ एग्जीक्यूटिव कैन बी रिमूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। 54, तब्दीली प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, प्राइवेट कंपनी है, कोई प्राइवेट पब्लिक, चले यार बाद में देखेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कुछ जगह पे रिक्वायरमेंट में प्राइवेट पब्लिक का फर्क होता है, कुछ में फर्क नहीं होता है ना। चीफ एग्जीक्यूटिव सिर्फ पब्लिक कंपनी का होना जरूरी था ना, प्राइवेट कंपनी का भी होना जरूरी है, ठीक है। तब्दीली प्राइवेट लिमिटेड हैज रिसेंटली बीन कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिस्टेड कंपनी एंड द डायरेक्टर्स इंटेंड टू अपॉइंट अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर ने कहा भैया स्टेटस बदला है, एग्जीक्यूटिव भी नया आना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 ब्रीफली एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। रिक्वायरमेंट बताइए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। आल्सो स्टेट द रिस्ट्रिक्शंस इफ एनी ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। रिक्वायरमेंट क्या बतानी है हमने? न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना है तो क्या रिक्वायरमेंट है अपॉइंटमेंट की? तो कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर दें। कौन रिमूव करे? न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना है ना। न्यू के लफ्ज से क्या हमें लग रहा है कि वो पुराने को रिमूव करने की भी बात कर रहा है? मुझे लग रहा है इससे। हम कहेंगे पुराने को रिमूव कर दे, कैसे कर दे? 3/4 डायरेक्टर्स या स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर के जरिए से, और फिर नए चीफ एग्जीक्यूटिव को कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। रिस्ट्रिक्शन भी कह रहे, बताइए रिस्ट्रिक्शन बता देंगे कि पब्लिक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव या उसके स्पाउस या माइनर चाइल्ड किसी कंपीटिंग बिजनेस में इंगेज नहीं होंगे। कंपीटिंग का मतलब सेम नेचर, और इंगेज का मतलब ना उसको ओन करेंगे ना ही मैनेज करेंगे, यानी उधर डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होंगे। 55, कैन ए चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी एंगेज हिमसेल्फ इन ए बिजनेस कंपीटिंग विद द कंपनीज बिजनेस? नहीं कर सकता, ठीक है। लीगल प्रोविजन इधर प्रोड्यूस कर देंगे और फिर उसके बाद नो आंसर लिख देंगे। 3 नंबर है ना, सिर्फ नो लिखने के 3 नंबर थोड़ी देगा, हमसे लीगल प्रोविजन भी पूछ रहा है जी। हाँ तो फिर आंसर को 2 हिस्सों में दे दे। पब्लिक कंपनी है तो नहीं कर सकता, प्राइवेट कंपनी है तो फिर कर सकता है, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। शाबाश, बिल्कुल उसने टाइप ऑफ कंपनी मेंशन नहीं किया, तो आप दोनों कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 56, The board of directors of Sunshine Limited want to remove existing chief executive officer of the company and wish to replace him with Mr. Nazim as chief executive officer. Mr. Nazim is a competent and visionary employee holding foreign degree in business administration.
Board is agreed to appoint Mr. Nazim as Chief Executive Officer. Required. Explain the following in the light of provisions of the Companies Act 2017. Explain कीजिए इनको. पहला question. How can the existing Chief Executive Officer of the company be removed before expiry of his term of office? 3/4 majority of directors or special resolution of members. Second, who is authorized to appoint Mr. Nazim as Chief Executive Officer of the company? Board of Directors. And what would be the tenure for which he may be appointed? 3 years or shorter period. Third, what would be minimum number of shares required to be acquired by Mr. Nazim? चीफ एग्जेक्टिव बनने के लिए मिनिमम कितने शेयर्स जरूरी हैं? चीफ एग्जेक्टिव का शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है? अच्छा, डायरेक्टर का तो शेयर होल्डर होना जरूरी है. ये मेरे भाई ये कह रहे हैं चीफ एग्जेक्टिव का शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं, लेकिन डायरेक्टर का शेयर होल्डर होना जरूरी है. क्या इनकी बात से सहमत हैं आप? इसमें कोई प्रॉब्लम? क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें चीफ एग्जेक्टिव का शेयर होल्डर होना रिक्वायर्ड हो, या क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें डायरेक्टर का शेयर होल्डर होना रिक्वायर्ड ना हो? एक मिनट, अरे भैया भाई को बोले, इनको नहीं पता होगा. नहीं, प्रॉक्सी फाइंड करना हो भाई. प्रॉक्सी का लफ्ज तो आता है जनरल मीटिंग के कंटेक्स्ट में. प्रॉक्सी तो पॉइंट होती है मेंबर्स की. डायरेक्टर्स का तो पॉइंट होता है अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर. भैया ठहर जाएं, बताने तो दें. सवाल रिपीट कर रहा हूं मैं. क्या एक पर्सन जो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है चीफ एग्जेक्टिव अपॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता. डायरेक्टर हो सकता है, चीफ एग्जेक्टिव नहीं हो सकता. और चीफ एग्जेक्टिव हो सकता है, डायरेक्टर नहीं हो सकता, लेकिन उसकी एक्सेप्शंस हैं कुछ. एग्जेक्टिव डायरेक्टर की बात की थी हमने, नॉमिनी डायरेक्टर की बात की थी, चीफ एग्जेक्टिव की बात की थी. अरे कोई बात नहीं, भाई को आता होगा, वैसे ही कंफ्यूज हो गए. आगे चलते हैं. मिनिमम रिक्वायर्ड टू बी एक्वायर्ड. मिनिमम नंबर ऑफ शेयर कितने? कोई शेयर एक्वायर करने की जरूरत नहीं है, बन सकता है चीफ एग्जेक्टिव वैसे. Whether it would be necessary to obtain members' approval for the terms and conditions being offered to him. हाँ, ये अहम क्वेश्चन. ये 56 का थर्ड. क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करने के लिए मेंबर्स के अप्रूवल की जरूरत है? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन डायरेक्टर भी डिसाइड कर सकते हैं, मेंबर भी, दोनों कर सकते हैं. लेकिन कैसे करेंगे? आर्टिकल्स के मुताबिक. अगर आर्टिकल्स में टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है चीफ एग्जेक्टिव की, तो उसके अंदर रहते हुए टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेंगे. और अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखी हुई तो अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं. भाई कुछ समझ तो नहीं अब गए? चल. 57. Explain whether or not the following statement is in accordance with the provisions of Companies Act 2017. आपको पता है ये उसके फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है. या तो वो एक्सेप्शन पूछता है या कहता है बताओ ये स्टेटमेंट कंपनी एक्ट के मुताबिक है कि नहीं. उसमें नॉर्मली कोई ना कोई गलती होती है, कभी एक गलती होती है, कभी दो, कभी तीन गलतियां भी होती हैं. तो कह रहा है ये स्टेटमेंट कंपनी एक्ट के मुताबिक है कि नहीं. अब डेफिनेटली हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि नहीं होगी. ठीक है, कोई ना कोई गलतियां होंगी. बहरहाल देख लें. कह रहा चीफ एग्जेक्टिव अदर देन द फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव ऑफ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी फॉर ए पीरियड अप टू नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. एक स्टेटमेंट, तीन गलतियां. पहली गलती, अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर इन द एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 14 days of election of directors. Within 14 days of election of directors. For a period up to the next annual general meeting. For a period up to 3 years. या और shorter period. For a period of 3 years or shorter period. जी 50 क्लियर हो गया. 50 ये आई कि आपके क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन. नेक्स्ट 58. Board of Directors of ABC Limited consists of 12 directors. Chief Executive of ABC Limited was appointed for a term of 3 years. It was specifically mentioned in his contract that he shall not be terminated before the expiry of term of his office. कॉन्ट्रैक्ट में उसके साथ एग्री कर लिया था हमने कि भाई जब तक 3 साल पूरे नहीं होंगे आपको किसी सूरत में नहीं निकाला जाएगा. Directors are not satisfied with the performance of the chief executive and want to remove him.
कैन दे रिमूव द चीफ एग्जेक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ सच क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट विच डू नॉट अलाउ? बिल्कुल। वो कहता है भाई कॉन्ट्रैक्ट छोड़, अगर आर्टिकल्स में भी लिखा होता ना फिर भी टर्मिनेट कर सकते थे, क्योंकि कंपनीज एक्ट में जो लिख दिया, और हमारा रूल है कि कंपनीज एक्ट ओवरराइड करता है। तो चीफ एग्जेक्टिव को पता होना चाहिए था कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा हूं उसमें जो क्लॉज डाली है इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। 58 क्लियर? आगे चलते हैं। 59, मिस्टर समी द चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर ऑफ मलिक एयरवेज लिमिटेड, मिल्क नहीं मलिक है, मलिक एयरवेज, holds 9% shares of the company. He has now been offered to become the CEO of Akhtar IT Services Private Limited, a subsidiary of Yusuf Textile Mills Limited. Mr. Sami's spouse hold directorship in Yusuf Textile Mills Limited. Explain whether Mr. Sami can accept the offer. थोड़ा सा मुश्किल सिचुएशन बन गई। वो है मलिक एयरवेज में और उसे ऑफर आई आईटी सर्विसेज में भी चीफ एग्जेक्टिव बन जाओ। आईटी सर्विसेज यूसुफ टेक्सटाइल की सब्सिडरी है, बन सकता है। एक बंदा एयरलाइन में चीफ एग्जेक्टिव है, टेक्सटाइल कंपनी में चीफ एग्जेक्टिव हो सकता है। एक बंदा एयरलाइन में चीफ एग्जेक्टिव है, आईटी सर्विसेज वाली कंपनी में चीफ एग्जेक्टिव हो सकता है। तो उसका मतलब है हो सकता है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। अगर इनमें से किसी दूसरी कंपनी को भी वो एयरवेज बनाता, एयरलाइन बनाता, फिर इशू होता। हाँ, वो कह रहे हैं मिस्टर स्पाउस जो है वो यूसुफ टेक्सटाइल की डायरेक्टर है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? और सब्सिडी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दी है, ठीक है। इससे कोई कंपीटिंग बिजनेस में मना है चीफ एग्जेक्टिव की अपॉइंटमेंट, वरना वो एक से ज्यादा बिजनेस में चीफ एग्जेक्टिव हो सकता है। कोई एक चीफ एग्जेक्टिव एक से ज्यादा बिजनेस कंपनीज में चीफ एग्जेक्टिव हो सकता है, सिर्फ कहां पे मना है? कंपीटिंग बिजनेस में। 60 इन द फर्स्ट मीट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। 60 in the first meeting of board of directors of Hamid Textile Mills Limited, a listed company, the name of Mr. Imran was proposed for appointment as chief executive of the company. Hamid Textile Mills ने कहा कि भैया मिस्टर इमरान को सीईओ बना देते हैं। मिस्टर जमाल अपोज द प्रपोजल ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, मिस्टर जमाल ने ये प्रपोजल अपोज किया इन बेसिस के ऊपर, 1 2 3 बेसिस हैं। कमेंट on the objection raised by Mr. Jamal in the light of the provisions of Companies Act 2017. कमेंट कीजिए एक प्रोविजन। पहला, Mrs. Imran is the CEO of Fahad Textile Mills Private Limited. जी कंपीटिंग बिजनेस है, पॉइंट नहीं हो सकता। इन भाई का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सर वो तो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। अच्छा अब देखिए, इधर पब्लिक कंपनी है, इधर पब्लिक कंपनी है, इधर एक बंदा सीईओ है, इधर भी सीईओ है, उसको 2 दफा पेनल्टी पड़ेगी। क्यों? उसने 2 कंपनीज की वायलेशन की है। इस कंपनी में भी चीफ है, इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वायलेशन की, लीगल रिक्वायरमेंट की, और दूसरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वायलेशन की, ठीक है। अच्छा, इधर पब्लिक कंपनी है, उधर प्राइवेट कंपनी है, दोनों जगह चीफ एग्जेक्टिव है, कितनी था पेनल्टी पड़ेगी? इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वायलेशन है, इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वायलेशन। वो जो एक्सेप्शन थी ना वो प्राइवेट कंपनी के लिए है कि प्राइवेट कंपनी का चीफ एग्जेक्टिव दूसरी कंपनी में नहीं, दूसरी कंपनी में जा, कोई इशू नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा पब्लिक कंपनी का चीफ एग्जेक्टिव किसी दूसरी कंपनी में चीफ एग्जेक्टिव नहीं हो सकता, तो दूसरी कंपनी किसी में भी नहीं हो सकता। अगर दूसरी कंपनी प्राइवेट है, ये कंसेप्ट गौर से सुन ले, ये 2-3 और जगह पे भी यूज हुआ है। अगर लॉ कहता है कि कोई भी प्रोविजन पब्लिक कंपनी के लिए है और हमारा बंदा इधर पब्लिक कंपनी में है, दूसरी प्राइवेट कंपनी है, तो याद रखें ये कंपनी इस इधर जो मर्जी करती रहे, इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू नहीं है।
क्योंकि लीगल प्रोविजन पब्लिक कंपनी पे अप्लाई हो रही है, लेकिन इस कंपनी के लोग इसके साथ नहीं कर सकते वो ट्रांजैक्शन। लॉ ने अगर कहा ना कि एक पब्लिक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करेगी कोई भी, तो इसका मतलब ये वाली कंपनी इसके साथ ट्रांजैक्शन करती है, तो इस कंपनी ने वायलेशन की है, दूसरी वाली ने वायलेशन नहीं की। तो हमने एनालिसिस करके देखना है हमें वो किस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ रहा है। हमें वो यहाँ पे पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, प्राइवेट के, पब्लिक है, तो हम कहेंगे कि ये वायलेशन है, क्योंकि पब्लिक कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसकी स्पाउस कंपीटिंग बिजनेस में है, इस पे प्रोविजन अप्लाई होगी। अगर सारा क्वेश्चन यही होता, फहद टेक्सटाइल मिल्स ऊपर कर लेता, हामिद टेक्सटाइल को नीचे कर लेता, तो फिर हम कहते ठीक है, भी क्लियर हो गया। अच्छा, यहां पे मिसेस इमरान की बजाय एस हटा देता, मिस्टर इमरान इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ फहद टेक्सटाइल मिल्स, फिर भी सेम सिचुएशन होती, स्पाउस हो या खुद हो एक ही बात है। सेकंड, मिस्टर इमरान इज इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रोकरेज, अपॉइंटमेंट हो सकती है ना, ब्रोकरेज बिजनेस में है, कंपीटिंग बिजनेस में थोड़ा ही है, तो अपॉइंटमेंट हो सकती है। ये फर्क होता है क्लास में अंडरस्टैंडिंग का और टेस्ट में अंडरस्टैंडिंग। टेस्ट में जब आपके क्वेश्चन आते हैं ना आपके सामने, आपको नहीं पता होता किस चैप्टर में से किस कंसेप्ट में से आया है, वो अटेम्प्ट करना ज्यादा मुश्किल होता है। क्लास में ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आसान होता है, आपको पता होता है कि सारा कुछ इस कंसेप्ट में से तो पूछ रहा होगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे। तो क्लास की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है, टेस्ट में जो आपके परफॉर्मेंस होती है वो डिफरेंट होती है। ये क्वेश्चन असल में इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव का नहीं है, ये इनएलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर का है, ठीक है, इनएलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर का। उसमें क्या था, स्टॉक ब्रोकर जो है क्या डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? हाँ, लिस्टेड कंपनी के लिए नहीं हो सकता। क्या ये लिस्टेड कंपनी है? यस, लिस्टेड कंपनी है, देखे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है डायरेक्टर अपॉइंट, एक मिनट है, नहीं वो तो डायरेक्टर नहीं हो सकता, ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो, क्यों नहीं हो सकता? हाँ, वो पढ़ा था एलिजिबिलिटी इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जो डायरेक्टर का इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही चीफ एग्जीक्यूटिव का भी है, क्योंकि ये डीम्ड डायरेक्टर होता है। तो कितने स्टूडेंट्स को पता चल गया कि ये अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती? गुड, शाबाश। थर्ड, मिस्टर इमरान इज नॉट ए मेंबर ऑफ HTML, तो हम कहेंगे ठीक है, कोई मसला नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव तो कोई भी अपॉइंट हो सकता है ना, वो मेंबर हो या ना हो, एम्प्लॉय हो या ना हो, शेयर होल्डर हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी क्लियर हो गया? ये 60 को कर ले, दोबारा आप घर जाके कीजिएगा। जी, और कोई क्वेश्चन? क्लोज कर दें डिस्कशन, आज के कंसेप्ट्स की तरफ चलते हैं। जी, प्रीवियस कंसेप्ट में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? नहीं, कैजुअल वैकेंसी नहीं होगी, वो रिमूवल होगा, उसमें फिर नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा। हाँ, सब्सिक्वेंट 3 साल के लिए होगा, बिल्कुल बिल्कुल। कोई लाजमी नहीं है कि चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर्स की टर्म साथ साथ ही चले। जिन 3 सालों के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव है उन्हीं 3 सालों के लिए, जिन 3 सालों के लिए डायरेक्टर है उन्हीं 3 सालों के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव, ये लाजमी नहीं है। जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं, चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। फिर आज हम स्टडी करने जा रहे हैं 2 कंसेप्ट, ये 2 छोटे छोटे, ठीक है। आज का लेक्चर इजी या डिफिकल्ट नहीं है, छोटे छोटे 3-4 कंसेप्ट्स हैं। ये इस चैप्टर का जो हमने पढ़ा, टाइटल क्या था भला? डायरेक्टर टाइटल नहीं था, मैनेज, यानी वो लोग जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था शेयर होल्डर्स के बारे में, लादा से डिस्कशन कर ली थी हमने, बस दुबल के 2 चैप्टर में की थी वो। एक प्रोस्पेक्टस वाले में वो भी शेयर होल्डर से ही रिलेटेड डिस्कशन थी, और एक वेरिएशन इन शेयर कैपिटल, हाँ जी वो भी।
ये चैप्टर रिलेट कर रहा है मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट बेसिकली जिम्मेदारी डायरेक्टर्स की और चीफ एग्जीक्यूटिव की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई और लोग मैनेजमेंट में शामिल ही नहीं होते। कंपनीज एक्ट कुछ और ऑफिशियल्स की भी डिस्कशन करता है, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्कशन है डायरेक्टर्स की, उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव की। इसलिए हमने देखा इस चैप्टर में जो ज्यादातर हिस्सा है वो तकरीबन कोई 75% के करीब वो डायरेक्टर्स से रिलेट कर रहा है, जो 20% के करीब पोर्शन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव से रिलेट कर रहा है, और जो बाकी 5% के आसपास थोड़ा सा कंसेप्ट्स हैं वो अदर ऑफिसर से रिलेट कर रहा है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे अदर ऑफिसर्स को भी क्या कंपनीज एक्ट डिस्कस करता है, अगर करता है तो वो ऑफिसर्स कौन है और उनके कौन सी चीजों को डिस्कस कर रहा है कंपनीज एक्ट। वो अदर ऑफिसर्स हैं 4 अदर पोजीशंस कह लें, जो मैनेजमेंट का हिस्सा होती हैं, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर नहीं। वो कौन लोग हैं? पहले तो हमने उनको समझना है कि ये लोग कौन। एक चेयरमैन ऑफ डायरेक्टर बोर्ड। चेयरमैन ऑफ बोर्ड कौन होता है भला? जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन। क्या किसी भी कंपनी का चेयरमैन होना जरूरी है? सॉरी, किसी भी ग्रुप का चेयरमैन होना जरूरी है? जैसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे शेयर होल्डर्स हैं, उनकी मीटिंग हो रही है, उसका चेयरमैन होना जरूरी है? बिल्कुल है। क्या डायरेक्टर्स का भी चेयरमैन होना जरूरी है? बिल्कुल है। तो चेयरमैन ऑफ बोर्ड का मतलब ये है कि वो डायरेक्टर्स जो सारे डायरेक्टर्स का चेयरमैन भी है। अच्छा, चेयरमैन बनने का ये मतलब नहीं है कि उसके पास पावर्स कुछ ज्यादा आ गई हैं, नहीं, बल्कि उसकी ड्यूटीज कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं। चेयरमैन होने की वजह से ड्यूटीज ज्यादा, हमने पढ़ा था डायरेक्टर सारे इक्वल होते हैं। फिर दूसरा है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है? ये ऐसा पर्सन है जिसने सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस देखनी है पूरी हो रही है कि नहीं, यानी क्या कंपनी के ऊपर जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं वो पूरी की जा रही है कि नहीं। जैसे अगर किसी अगर कंपनी में किसी भी डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव को कोई इशू हो कि यहाँ पे कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट क्या कहती है, तो कंपनी सेक्रेटरी से कॉन्टेक्ट करेगा। जैसे अगर डायरेक्टर की किसी कैजुअल वैकेंसी हो गई, अब बाकी डायरेक्टर को नहीं पता कि हमारे लिए फिल करना रिक्वायर्ड है कि नहीं, वो कंपनी के अंदर किससे पूछेंगे? कंपनी सेक्रेटरी से। सेक्रेटरी उन्हें बताएगा कि ये कैजुअल वैकेंसी फिल करना जरूरी है कि नहीं, और अगर जरूरी है तो कितने दिनों में फिल करोगे। कंपनी सेक्रेटरी का बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंप्लायंस विद लॉ इंश्योर करनी है, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन इंश्योर करनी है। ये एक तरह से यूं समझ लीजिए, रफली स्पीकिंग, कंपनी के अंदर कंपनी का लीगल एडवाइजर है। फिर सोल परचेज और सेल और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट। ये सोल एजेंट को, सोल का मतलब क्या होता है? केला, शाबाश। ये सोल एजेंट का मतलब क्या है? सोल परचेज या सोल सेल एजेंट के कंपनी ने किसी एक बंदे को अपॉइंट किया, सारी की सारी डीलिंग वही कर रहा है। आपके ख्याल में क्या ये प्रैक्टिस कि कोई कंपनी अपना सोल एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूटर किसी पर्सन को अपॉइंट कर दे कि अब सारी की सारी डीलिंग यही बंदा करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल सोल परचेज एजेंट है, तो कंपनी कहती है हमने जो भी माल सप्लाई करना है हमेशा इसी से, जो भी माल खरीदना है हमेशा इसी से खरीदेंगे। सेल करना है तो कंपनी के हमने जो भी माल सेल करना है हमेशा इसी के जरिए से सेल करेंगे, या डिस्ट्रीब्यूशन भी वही कंसेप्ट। आपके ख्याल में क्या ये प्रैक्टिस आपको जस्टिफाइड लग रही है या इसमें थोड़ा सा मोनोपोली का एलिमेंट आ सकता है? एक एलिमेंट आ सकता है। तो बहरहाल लॉ क्या कहता है अभी पढ़ेंगे, लेकिन सोल परचेज या सेल एजेंट का कंसेप्ट समझ आ गया क्या होता है? ठीक है, कोई सोल परचेज एजेंट हो या सोल सेल एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट, उन पे ये प्रोविजन अप्लाई होगी। और लास्ट है शेयर रजिस्ट्रार। शेयर रजिस्ट्रार, शेयर रजिस्ट्रार कौन होता है? आप मुझे ये बताइए, स्टॉक एक्सचेंज में चले जाएं आप, किसी भी कंपनी की एग्जांपल लें, क्या उसमें शेयर साल बाद, महीनों बाद, हफ्तों बाद सेल परचेज हो रहे होंगे उसके, या डेली बेसिस पे सेल?
अगर वो जो शेयर्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो कंपनी के पास चले जाएं डेली बेसिस पे और उन्हें कहें आज मैंने ये शेयर्स खरीदे, आज मैंने ये बेचे, ये खरीदे, ये बेचे। वैसे तो सारे शेयर होल्डर नहीं जाते, लेकिन अगर कुछ चले जाएं तो बताइए क्या कंपनी पे बर्डन बढ़ नहीं जाएगा? कंपनी सारा दिन यही काम करती रहेगी कि शेयर्स को जिसने बेचा उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से निकालेगी, जिसने खरीदा उसका नाम इंक्लूड करती रहेगी, और दिन में कई दफा ट्रांजैक्शन होती है, प्रॉब्लम होगी। इसीलिए कंपनी क्या करती है, अपना ये वाला शेयर रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वाला जो काम है, इसको आउटसोर्स कर देती है। मतलब किसी और को हैंड ओवर कर देती है कि सर शेयर्स हमारे सेल परचेज हो रहे हैं, रिकॉर्ड हमारा है, हमारे बिहाफ पे शेयर ट्रांसफर जो भी करने हैं वो आप करेंगे। हमारे पास शेयर ट्रांसफर कराने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि हम तो अपना मेन एक्टिविटी कर रहे हैं। जो भी आएगा उसे आपके पास भेज देंगे। आपने शेयर्स को जो सेल परचेज हो रही है ट्रांसफर करना है, सारा ट्रांसफर आप करेंगे बुक्स में रिकॉर्ड। तो इस पर्सन को जिसको हमने अपना शेयर ट्रांसफर का काम आउटसोर्स कर दिया, इसे क्या कहते हैं? शेयर रजिस्ट्रार। लिस्टेड कंपनी में ये ज्यादा मसला होता है, अनलिस्टेड में इतना नहीं होता, क्योंकि अनलिस्टेड के शेयर्स फ्रीक्वेंटली सेल परचेज नहीं हो रहे होते। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स फ्रीक्वेंटली सेल परचेज हो रहे होते हैं। तो ये हमारे 4 ऑफिशियल्स हैं अदर देन चीफ एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर, जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, बिजनेस का कुछ ना कुछ हिस्सा मैनेज कर रहे होते हैं। हाँ, ये सारे एम्प्लॉई होंगे जी, बिल्कुल। ये एम्प्लॉय बिल्कुल शेयर रजिस्ट्रार एम्प्लॉय होगा। ये शेयर रजिस्ट्रार को हमने आउटसोर्स किया, हमारा एम्प्लॉय नहीं होगा। सॉरी, ये हमारा एम्प्लॉय नहीं होगा। एम्प्लॉय तो हमारा जो है कंपनी सेक्रेटरी होगा। कंपनी सेक्रेटरी जो है ये एम्प्लॉय होगा, शेयर रजिस्ट्रार एम्प्लॉय नहीं होगा। ये तो बाहर का बना, इसलिए तो हमने आउटसोर्स किया उसको जी। अब जरा डिटेल डिस्कशन करते हैं। चेयरमैन लिस्टेड कंपनी के लिए लाजमी है कि वो डायरेक्टर्स अपने में से किसी एक बंदे को चेयरमैन चुन लें। और क्राइटेरिया क्या होगा? कहते हैं चेयरमैन सेलेक्ट करना है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से चेयरमैन सेलेक्ट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में क्या फर्क है मेरे भाई? एग्जीक्यूटिव तो एम्प्लॉय, फुल टाइम एम्प्लॉय होता है, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनका एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है। अच्छा, असूली तौर पे उसे मेंशन कर देना चाहिए था कि इसके बाद फर्दर अगर कुछ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है और कुछ डिपेंडेंट है तो इनमें से कौन सा पॉइंट हो सकता है। ठीक है, इनमें से कौन सा पॉइंट हो सकता है, तो इनमें से याद रखें, अगर कुछ डिपेंडेंट तो फिर जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, क्वेश्चन में असल में क्या क्वेश्चन आया, उसने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लहदा दिए, नॉन एग्जीक्यूटिव लहदा दिए। अगर इतनी इंफॉर्मेशन होती है और पूछता बताओ चेयरमैन कहां से अपॉइंट हो सकता है, नॉन एग्जीक्यूटिव से। इसके बाद उसने कंफ्यूजन क्रिएट करते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी इंक्लूड कर दिया। इंडिपेंडेंट, अब देखें कैटेगरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अलग है, नॉन एग्जीक्यूटिव की अलग है, इंडिपेंडेंट की अलग है। अब बताइए यहां पे जो चेयरमैन अपॉइंट होगा किस कैटेगरी में से हो सकता है? दोनों हो सकते हैं हमारे ख्याल में, लेकिन उसने लीगल प्रोविजन को सामने रखते हुए कहा, लीगल प्रोविजन में चूंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही लिखा हुआ है, आगे नहीं लिखा हुआ इंडिपेंडेंट, तो हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से सेलेक्ट करेंगे। तो चेयरमैन ऑफ बोर्ड होगा, वो डायरेक्टर्स का जो चेयरमैन होगा वो किस कैटेगरी से उठाया जाएगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है, नीचे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की कैटेगरी भी दी हुई है, आपने सिलेक्शन के लिए उसको इग्नोर कर देना, आपने कहना नॉन एग्जीक्यूटिव में से चेयरमैन उठाएंगे हम। नेक्स्ट, टाइम फ्रेम क्या है इसका, कब अपॉइंट करना है? विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन ऑफ, यानी जहां पे डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट कर रहे होंगे साथ ही चेयरमैन को भी सेलेक्ट कर लेंगे, अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है जी। चेयरमैन को क्यों करना है?
क्यों कर, हाँ बिल्कुल, मीटिंग एक तो पर्पस ये होता है मीटिंग को चेयर, जो भी डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी उनको चेयर करेगा और उनको मैनेज करेगा, कंडक्ट ऑफ मीटिंग मैनेज करेगा। इसकी दूसरी जिम्मेदारी ये होती है कि जो इसकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको दे देंगे कि आपने क्या काम करना है। इसकी जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है कौन डिसाइड करेगा? जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव की टर्म्स एंड कंडीशन थी वो भी किसने डिसाइड की थी? गलत, वो तो थी बाय डायरेक्टर आर मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स। चीफ एग्जीक्यूटिव की, चेयरमैन की जो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये कौन डिटरमिन करेगा? सिर्फ बोर्ड। ठीक है, इसकी एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि इसने डायरेक्टर्स की जो पूरे साल की परफॉर्मेंस है इसके ऊपर एक रिपोर्ट लिख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करनी होती है। एक तो होती है ना डायरेक्टर्स रिपोर्ट, एक होती है चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट। चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में तो डायरेक्टर बिजनेस के बारे में हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। चेयरमैन अपनी रिव्यू रिपोर्ट में डायरेक्टर्स के बारे में बात करता है, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। हाँ तो खुद भी तो बताएगा, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में भी बताएगा, ठीक है, कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहे पूरे साल। टेन्योर क्या है? 3 साल। कह रहे हैं हाँ, क्या सीईओ और चेयरमैन ऑफ बोर्ड एक ही पर्सन हो सकते हैं? अच्छा, होने चाहिए, आपका ये ख्याल है होने चाहिए कि यानी सीईओ और चेयरमैन दोनों एक ही पर्सन होने चाहिए? लॉ कहता है कि हो सकते हैं, लेकिन अगर कमीशन कह दे कि इन कंपनीज के केस में डिफरेंट होंगे, चेयरमैन डिफरेंट होगा, सीईओ डिफरेंट होगा, तो फिर डिफरेंट होगा, वरना पाबंदी कोई नहीं, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी। जैसे हो सकता है कि एससीसीपी ये कह दे कि कुछ कंपनीज के केस में, लिस्टेड कंपनी के केस में सीईओ और जो टेक्सटाइल कंपनीज के केस में सीईओ और चेयरमैन जो है ये डिफरेंट हो गए, बाकी कंपनीज के केस में सेम हो सकते हैं। तो कमीशन स्पेसिफाई कर सकता है। क्या स्पेसिफाई कर सकता है? क्लास ऑफ कंपनी। किस लिए? कि इन क्लास ऑफ कंपनी में सीईओ और सीएफओ डिफरेंट होंगे। वो कमीशन ये कहेगा कि डिफरेंट होना लाजमी है, नॉर्मली रिक्वायर्ड नहीं है। नॉर्मल प्रोविजन क्या है? सेम हो सकते हैं दोनों, लेकिन अगर कमीशन स्पेसिफाई कर दे फिर डिफरेंट हो गए। कमीशन ने ये स्पेसिफाई नहीं करना कि किस केस में दोनों सेम होंगे, उसने क्या स्पेसिफाई करना है? किस केस में दोनों डिफरेंट होना लाजमी है। जी हाँ जी जी, नहीं सीईओ लाजमी नहीं है। सीईओ हमने पढ़ा था कोई भी हो सकता है, सीईओ कैन बी एनी पर्सन। जी नेक्स्ट, दूसरा कंपनी सेक्रेटरी। चेयरमैन ऑफ बोर्ड क्लियर हो गया। चूंकि ये अहम है इसलिए क्विक सी रिवीजन कर लेते हैं। बताइए किस कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है चेयरमैन अपॉइंट करना? लिस्टेड कंपनी। कब अपॉइंट करना है? 14 डेज ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। और क्राइटेरिया क्या होगा इसका? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से सेलेक्ट करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी? जो डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, प्लस इसने अपनी एक रिव्यू रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करनी होती है। और कुछ कंपनी अगर कमीशन स्पेसिफाई कर दे तो फिर सीईओ और डायरेक्टर अलग अलग होंगे जिन कंपनीज के लिए कमीशन स्पेसिफाई कर दे। फिर कंपनी सेक्रेटरी पब्लिक कंपनीज के लिए होना जरूरी है। क्या काम करता है? टू इंश्योर कंप्लायंस विद लीगल एंड कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स। कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स का मतलब जो कंपनी एक्ट में अप्लाई हो रही हो। क्राइटेरिया क्या? ये क्वालिफाइड पब्लिक सेक्रेटरी होगा। जैसे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना, क्वालिफाइड एमबीए होते हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, कहता है ये वो क्वालिफाई किया होगा इसने कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम को। और फिर शैल बी एन एम्प्लॉई, ये कंपनी का एम्प्लॉई होगा, यानी कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का एम्प्लॉई होगा, शेयर रजिस्ट्रार कंपनी का एम्प्लॉई नहीं। कंपनी सेक्रेटरी क्लियर? क्या हर कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी होना जरूरी है? पब्लिक कंपनी का।
सोल परचेज सेल और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट कहता है अगर कंपनी पाकिस्तानी है तो फिर सोल एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कंपनी है तो सोल एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते विदाउट अप्रूवल ऑफ कमीशन। पाकिस्तानी कंपनी जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में बिजनेस करती है, वो सोल एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकती विदाउट अप्रूवल ऑफ कमीशन। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी है जो पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड है और उसका ज्यादातर बिजनेस भी पाकिस्तान से बाहर है, तो चूंकि पाकिस्तान में थोड़ा बहुत उसका बिजनेस है, तो उस सिचुएशन में सोल एजेंट को अपॉइंट किया जा सकता है। सोल एजेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ है आपको? क्या पाकिस्तान की कंपनी जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई, पाकिस्तान में सारा बिजनेस करती है, तकरीबन सोल एजेंट अपॉइंट कर सकती है? कर सकती है विद अप्रूवल ऑफ कमीशन। और अगर कंपनी रजिस्टर्ड हुई पाकिस्तान से बाहर, ज्यादातर बिजनेस भी उसका पाकिस्तान से बाहर है, क्या वो सोल एजेंट अपॉइंट कर सकती है पाकिस्तान? बिल्कुल, तो थोड़े बहुत बिजनेस के लिए करना होगा। शेयर रजिस्ट्रार, किस कंपनी के लिए शेयर रजिस्ट्रार अपॉइंट करना जरूरी है? इसका काम क्या होगा कि जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी शेयर ट्रांसफर के लिए, वो कंपनी के पास नहीं जाएंगी, शेयर रजिस्ट्रार के पास जाएंगी। और इसका नाम कंपनी का जो नोटिस ऑफ मीटिंग होगा जनरल में, उसमें मेंशन होगा कि शेयर रजिस्ट्रार हमारा ये है, ताकि जिन लोगों ने शेयर्स अपने ट्रांसफर करवाने हैं वो कंपनी के पास आके अपना टाइम ज़ाया ना करें, बल्कि सीधा शेयर रजिस्ट्रार के पास चले जाएं। क्लियर? 4 ऑफिशियल से अदर देन डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव। क्लियर हो गए चारों? आपके ख्याल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से वाला आपको सबसे ज्यादा अहम लग रहा है? चेयरमैन ऑफ बोर्ड। चले ठीक है। फिर सिंपल चीफ, क्या फेडरल गवर्नमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर सकती है किसी को? गवर्नमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर सकती है किसी कंपनी में? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव आपके ख्याल में कौन अपॉइंट करता होगा? क्यों? हाई गवर्नमेंट के पास है। वो कहता है भाई गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है किस चीज की? अपॉइंट कर दे चीफ एग्जीक्यूटिव को। लेकिन कब? इफ इट हैज पावर टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अगर इसके पास मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर है, बात तो वही होगी, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगी ये, और उन डायरेक्टर्स को जिनको खुद अपॉइंट किया उन्हें कहेगी तुम आगे मेरी मर्जी का चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर दो। ठीक है? अब बात तो वही होगी, गवर्नमेंट डायरेक्टर को कहे अपनी मर्जी के डायरेक्टर अपॉइंट करे और उन्हें कहे चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करो, या खुद चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर दे। तो फेडरल गवर्नमेंट सिंपल नोटिस के जरिए से भी चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर सकती है। लेकिन कब? हर कंपनी का नहीं। किस कंपनी का? जहां के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर उसके पास। या इसके बाद ये तो अपॉइंट की बात होगी, अपॉइंटमेंट की। रिमूव भी कर सकती है क्या? अच्छा, अपॉइंट करने के लिए उसने कहा मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, रिमूव करने के लिए कहा 75% वोटिंग राइट्स होने चाहिए। क्यों? इसलिए कि रिमूव करने के लिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत होती है, अपॉइंट करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत होती है। तो अपॉइंट करने के लिए उसने कहा मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, रिमूव करने के लिए क्या कहा? 75%। और जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये भी कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना, जो गवर्नमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव। नॉर्मली चीफ एग्जीक्यूटिव की टर्म एंड कंडीशन कौन डिसाइड करता है? डायरेक्टर्स आर मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद। लेकिन अगर इसने अपॉइंट किया है तो जाहिर है फिर डायरेक्टर्स को भी ये कंट्रोल करिए, चीफ एग्जीक्यूटिव को भी यही कंट्रोल करेगा। जी, ये था हमारा आज का लेक्चर।